नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 113वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज को। हम इसका एक पार्ट पहले ला चुके हैं। यह पंचायती राज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपको बहुत सी बेसिक जानकारी प्राप्त होगी एवं हम देख सकते हैं कि एक पार्ट में करना यह थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो रहा था, इसलिए दूसरा पार्ट हमें लाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंचायतों की। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तब उस समय पर क्या हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पर जो पंचायतें हुआ करती थी वह एक इसी के अंतर्गत आती थी, जो कि हमारी जैसी केंद्र और राज्य के अंतर्गत हमारी पंचायतें आया करती थी। और हम देख सकते थे इनको स्वायत्तता प्रदान करने की बात निरंतर चली आ रही थी। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर निकायों के लिए क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने थोड़ी सी चर्चा उसमें की थी। आज के जो व्याख्यान है इसमें हम पर चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में आप देखिए। पंचायती राज को किस प्रकार से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा तो हमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हो चुका था, लेकिन इसकी प्रक्रिया का क्या रही, किस प्रकार से यह दर्जा हमें प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी जी का विचार था कि 1000 लोगों की एक यूनिट बनाइए और इस यूनिट के हिसाब से आपको एक ग्राम बनाना है, उनको स्वायत्तता देनी है कि वह अपने विकास तथा हम देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रकार से व्यवस्थित करो। हजार लोगों के एक गांव बना दो और उसमें आप देखो एक व्यक्ति को मुखिया बना दो और वो मुखिया क्या करेगा, वहाँ पर सड़क, नाली, स्कूल, लाइब्रेरी इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर कराएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर एक बात हम समझ सकते हैं कि गांव की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो हुआ करती थी वह गांव के प्रधान के पास होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई थी। जवाहरलाल नेहरू का जो पॉइंट था उनका भी बहुत अच्छा पॉइंट था। उन्होंने कहा था कि हमारा देश गरीब दिखता है और यदि हमारा देश गरीब दिखता है इसका एक ही कारण है कि हमारे गांव गरीब हैं। यदि हम अपने गांव को अमीर बनाएंगे तो देश स्वतः ही अमीर हो जाएगा। तो इस प्रकार के विचार इनके यहाँ पर भी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या किया, शहरी सुविधाओं को ग्रामों में देने के लिए पूरा का कॉन्सेप्ट दिया, प्रोवाइड अर्बन इम्यूनिटी फॉर रूरल पर्सन। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बात की कि इन्होंने भी ग्रामों के बारे में बात की। यह हम देख सकते हैं अब्दुल कलाम जी पूर्व राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, महात्मा गांधी को तो सब जानते ही हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हो गया, पंचायत तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जा दे दिया गया। और हम देख सकते हैं कि जो गांधी जी वाला पॉइंट है उसकी जो भी बातें थी, हालांकि जो संविधान निर्माता हुआ करते थे सभी लोग गांधी जी से मिलते थे, सभी लोग बोलते थे कि क्या आप किस प्रकार से आपके विचार हैं और उन्हीं विचारों को वहाँ पर डिस्कस किया जाता था। हम देख सकते हैं कि गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, उसमें शामिल नहीं थे। तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो भी बातें थी वहाँ इम्प्लीमेंट कराने की बात की जाती थी। हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, आर्टिकल 40 में ग्रामों के बारे में जो बात की उसमें महात्मा गांधी जी के विचार रखे गए थे। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी के विचार किस आर्टिकल में रखे गए हैं, तो आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, भाग 4 में। इसके लिए सभी कमेटियों की सिफारिश को एकत्र कर अधिनियम बनाया गया। जो हमने कमेटियां वहां पर डिस्कस की थी तो वह सभी कमेटियां की जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको शामिल करके एक्ट बना दिया गया। और हम देख सकते हैं उसी एक्ट के माध्यम से फिर उसको बिल पास कराकर पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम देखते हैं प्रमुख कमेटियां तथा उनकी सिफारिशें। जो कमेटियां यहाँ पर निकल कर आई जिनकी बातें शामिल की गई उन कमेटियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी सिफारिशें देखेंगे। सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की बात की थी, यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पर 3 प्रकार से क्या होना चाहिए, हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
अब हम देखते हैं अशोक राय मेहता की जो कमेटी है, उन्होंने बात की कि 2 यूनिट होनी चाहिए, एक है ग्राम स्तर पर, एक है इसके बाद ब्लॉक स्तर पर। और जीबी राव कमेटी आई, इन्होंने जिला स्तर पर तथा पंचायतों के विकास की बात की, यानी जिला स्तर पर एक ही प्रकार की ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो जिला स्तर पर होगी और पंचायतों के विकास की बात करेगी। एल.एम. सिंघवी कमेटी के बारे में देखें तो यह 1985 में निकल कर आई। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का हिस्सा बनाने की सलाह इसी कमेटी के द्वारा दी गई थी, एल.एम. सिंघवी के द्वारा। तो यह बात आपको याद रखनी है। और इस समय पर प्रधानमंत्री जी कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी जी हुआ करते थे। राजीव गांधी जी द्वारा इसकी नींव धरी गई। यानी हम देख सकते हैं कि अब तक जो प्रधानमंत्री आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, इनको थोड़े से अधिकार यानी पंचायतों की स्वायत्तता की बात कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर राजीव गांधी जी आए, उन्होंने खुले तौर पर बात कही कि हमें पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान देना चाहिए, उसको संवैधानिक बनाना चाहिए। थुंगन कमेटी के द्वारा क्या किया गया? थुंगन कमेटी के बारे में हमने समझा कि इन्होंने जो भी यहाँ पर बातें चली आ रही थी उनको और आगे बढ़ाया। जैसे चुनाव की समय सीमा के बारे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। आगे देखते हैं राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए उनके बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जब राजीव गांधी की सरकार आती है वह बहुत ही प्रमुख होती है और इनके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्थाओं को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात की। 1989 में 64वां संविधान संशोधन निकल कर आया, जिसमें लोकसभा में क्या हुआ, इसको पास करा लिया गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि राज्यसभा में यह रुक गया, यानी राज्यसभा से वह पास नहीं कराया जा सका। 1989 अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कब की थी? जब राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो 1985 में क्या हुआ था, वो कमेटी निकल कर आई थी जो भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रही थी। उस कमेटी के नाम यहाँ पर है, तो इसको आप देख सकते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो कि कहाँ पर, जब राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी तब निकल कर आई थी। और हम देख सकते हैं कि यह उस समय पर इसलिए टल गया क्योंकि लोकसभा में तो इसे पास करा लिया गया था, लेकिन राज्यसभा से इसको पास नहीं कराया गया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब राज्यसभा का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा अब पास ना होने के लिए राज्यसभा का तर्क ध्यान लेते हैं कि किस प्रकार के तर्क दिए गए। हमारे देश में संघवाद का सिद्धांत है। संघवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण देश को एक रूप से लेकर चलना है। ऐसे में यदि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, यानी जो सत्ताएं केंद्र के पास है निकाल कर हम राज्यों ग्रामों में देते हैं, तो क्या होगा, भारत का विखंडन होगा। विकेंद्रीकरण के अर्थ इन्होंने विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि उसको शक्तियाँ दूसरे को प्रदान करना। तो हम देख सकते हैं कि क्या हुआ कि इनके द्वारा इसको इस तर्क को इस प्रकार से दिया गया कि यह केंद्र में जो संघवाद का सिद्धांत चल रहा है इसके लिए नकारात्मक हुआ। ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र के पास रहना ही ठीक है, इस प्रकार के तथ्य देते हुए इन्होंने बिल को पास नहीं होने दिया। आगे देखते हैं बीपी सिंह की सरकार आती है और इनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार गिरते ही बीपी सिंह की सरकार आ जाती है और हम देख सकते हैं कि इस सरकार में क्या हुआ कि इन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, जितने भी देश में मुख्यमंत्री थे सबको बुला लिया कि आओ एक साथ मिलकर बात करते हैं कि हमारे लिए जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिलाना है। बात चल ही रही थी कि सरकार कर जाती है और दूसरा प्रयास भी, दूसरे अटेम्प्ट में भी वह फेल हो जाती है। आगे देखते हैं, अब आती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो तीसरा प्रयास होता है, तीसरे अटेम्प्ट में इसे पास कर लिया जाता है। इनके द्वारा पंचायतों के संविधान का हिस्सा बनाने के लिए पुनः प्रयास किया गया। जितने भी विवादित मुद्दे हुआ करते थे उनको अलग करके आगे चलने की बात की गई कि इन जो विवादित मुद्दे हैं उनको हम इस पर करते हैं, अलग करते हैं और इसके बाद जो मुद्दे सही हैं उन पर विचार करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को 1992 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सरकार हुआ करती थी पीवी नरसिम्हा राव की, आपको याद रखना है। तभी से लेकर 24 अप्रैल 1993 में हमने पंचायती राज दिवस मनाना शुरू किया। तो आपको यह डेट भी याद रखनी है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, हमारे यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं।
अब 73वें संविधान संशोधन में क्या ऐसे प्रावधान निकल रहा है कि गांव के लिए कौन कौन से अधिकार मिले, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो पंचायतों के अधिकार हैं उसके लिए अनुच्छेद 343 से लेकर 343 ओ तक क्या जोड़े गए थे, इसमें प्रावधान जोड़े गए थे कि किस किस प्रकार से आपको ग्राम पंचायतों को लेना है। और हम देख सकते हैं कि यह सब कहाँ पर हो रहा था, 11वें भाग में, 11वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 343 ए बी सी डी इस प्रकार से क्या बनाए गए हैं, सब आर्टिकल बनाए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सी बात की जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था जहाँ से भी पूछ ली जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपसे यही चीज़ पूछते हैं कि आर्टिकल 43D में क्या दिया हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन में। तो यह आपको याद रखना है, 2-4 बात देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। 343 क्या कहता है, पंचायत क्या है। सबसे पहले यह बताता है कि पंचायत क्या है। और अब हम देख सकते हैं 343A के बारे में, वह ग्राम सभा की बात करता है, किस प्रकार से ग्राम सभा होनी चाहिए। मुझसे भी यह प्रश्न पूछा गया था एक इंटरव्यू में, जिसमें कहा गया था कि ग्राम सभा क्या होती है। तो क्या होता है कि जो भी गांव में परिवार होते हैं, जितने भी परिवार होते हैं उनका मुखिया लेते हैं या वोटर्स लेते हैं, उनको वोटर्स को एकत्रित करके ग्राम सभा बनाई जाती है, आपको याद होना चाहिए। 243B में पंचायतों को संवैधानिक महत्व देने की बात की गई। 243C में संयोजन की बात की गई। डी में आरक्षण की बात की गई। ई में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। इसके अलावा कार्यकाल सदस्य पर भी निर्भर करता है। अगर किसी स्थिति में सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह अयोग्य साबित कर दिया जाता है तो इस समय पर उपचुनाव कराए जाते हैं। ऐप के अंतर्गत सदस्यों को अयोग्य घोषित किए जाने की बात की, किस प्रकार से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जी के अंतर्गत क्या होता है, पंचायतों की शक्तियां तथा जिम्मेदारियों की बात की गई। एच के अंतर्गत पंचायतों की कर उगाही के संबंध में अधिकारों पर बात हुई। वित्तीय समावेशन की बात 343I में हुई। जे में क्या होता है, ऑडिट, यानी जो भी आपके द्वारा जो धन एकत्रित किया जा रहा है उसको किस प्रकार से आपने खर्चा किया है। यानी मान लो बजट निकला आपका 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से आपने जो खर्च किए हैं, अब वो ऑडिटर जो ऑफिसर होगा वह देखेगा कि कितने पैसे आपके पास थे, कितने पैसे आपके द्वारा खर्च किए गए हैं। यदि आपके द्वारा पैसे अधिक खर्च किए गए हैं और काम कम हुआ है तो आप वहाँ पर पकड़े जाएंगे। आगे देखते हैं 343K में चुनाव की बात की गई है। एल में की गई है केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों के प्रावधान। एम में हम बात करें तो विशेष स्थान जहां पर पंचायती राज लागू नहीं होगा, एम में। और एम के बाद आता है एम के बाद एन आता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप सुधार लेना। पंचायतों को बनाने की बात यहाँ पर की जाती है, पंचायत बनने के किस प्रकार से प्रावधान होने चाहिए। ओ के अंतर्गत की गई है न्यायपालिका का हस्तक्षेप, पंचायतों में किस प्रकार से न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, तो यहाँ पर ओ में इसकी बात की गई है। अब जैसे ही आपको यदि यह याद रखना है तो आप कोर्ट में कोई भी जाते हैं तो अपन बोलते हैं ओ। तो ऐसी इस तरीके से ट्रैक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 43B संविधान संशोधन के प्रावधानों में और देखें तो 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया तथा 29 सब्जेक्ट जोड़े गए। 29 प्रावधान जो इस प्रकार से जोड़े गए कि यह एक थोड़ी से उन्होंने इस प्रकार से रख दिए कि आपको ये काम करना है, उन कामों को ऐसे 29 डैश लाइन दे दी कि इन पर आपको कार्य करना है। अब हम देख सकते हैं इनकी चर्चा 343G के अंतर्गत की गई है। तो 343G में हम देखते हैं यहाँ पर जी, पंचायतों की शक्तियाँ तथा जिम्मेदारियाँ, क्या उनकी शक्तियाँ होनी चाहिए, कौन सी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, यह क्या है आपका जी। तो इसके अंतर्गत 29 विषय जोड़े गए। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसके अंदर से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हल्का हल्का सा हमें आइडिया होना चाहिए कौन से ऐसे बाध्यकारी थे, कौन से ऐसे गैर बाध्यकारी थे। बाध्यकारी का अर्थ होता है जो काम आपको करने ही हैं, और नॉन बाध्यकारी का अर्थ होता है या गैर बाध्यकारी का अर्थ होता है कि आप ऐसा कर भी सकते हैं, यदि चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें। पंचायतों की आधारशिला के आधार पर संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, यानी DPSP के अंतर्गत जो आर्टिकल 40 हुआ करता था, 40, मेरा एक फ्रेंड था वह बोलता था 40 को फट्टी बोलता था, और फट्टी गांव में बिछाकर हम लोग क्या करते थे, पढ़ाई किया करते थे। तो आपको आर्टिकल 40 गांव से याद रखना है, पंचायत इसके अंतर्गत आती है।
जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से निकल कर आया था। हम देख सकते हैं कि यदि हम पीछे जाकर देखें कि यह जो बातें हैं कहाँ से निकल कर आ रही हैं 73वें संविधान संशोधन में, और ग्रामों की बात कहाँ से निकल कर आ रही है, तो इसका सोर्स लिया गया कहाँ, आर्टिकल 40 से। इसके माध्यम से कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। बहुत ही पहले यह बात संविधान निर्माताओं द्वारा कह दी गई थी। कोई गया होगा गांधी जी के पास और गांधी जी की साबरमती आश्रम में वो लोग बैठे होंगे, चर्चा हो रही होगी, उन्होंने कहा होगा कि इस प्रकार की बातें होनी चाहिए, ग्रामों को स्वायत्तता देनी चाहिए, खादी पर हमें काम करना चाहिए। तो यह सब बातें आर्टिकल 40 में लिख दी गई थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि विचार बहुत महत्वपूर्ण थे, इन पर एक्ट बनाया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि इनको मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में जुड़ जाते तो आज तक अब तक हम देख सकते हैं कि हमारे गांव विकसित हो जाते। नहीं जुड़े, कमी रह गई, इसलिए इस पर चर्चा की गई। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक हिस्सा बना लिया गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर जो 29 डैश लाइन जो दी गई हैं वह बाध्यकारी नहीं है, कई नॉन बाध्यकारी भी हैं। 11वीं अनुसूची में शामिल प्रावधानों को यदि हम देखें, यही वो प्रावधान है 29। तो हम देख सकते हैं कृषि व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, मत्स्य पालन होना चाहिए, भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए, फर्म बनाने चाहिए, खनन, पशुपालन, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, जल संवर्धन, डेयरी का विकास, मुर्गी पालन, सामाजिक वानिकी, फॉरेस्ट वानिकी, ग्राम उद्योग, पीने का जल उपलब्ध कराना, शिक्षा की व्यवस्था कराना, ग्रामों में पुस्तकालय की व्यवस्था, बाजार, मेले, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जैसी इत्यादि जो की सुविधाएं हैं वहाँ पर क्या करानी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए किस प्रकार की सोच हमारे महात्मा गांधी जी की हुआ करती थी, किस प्रकार के उनके विचार थे जो कि आर्टिकल 40 में रखे हुए थे। डीपीएसपी होने के कारण वह बाध्यकारी नहीं होते थे, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे आगे बढ़े और आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं, उसके बाद भी ग्रामों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, आर्टिकल है, सब कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। आगे हम इसकी आलोचना भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसमें कुछ प्रावधान बाध्यकारी थे, कुछ गैर बाध्यकारी थे। बाध्यकारी का अर्थ होता है जो आपको करने ही है। अब सबसे पहले हम बाध्यकारी की बात करें कि किस किस प्रकार से है। त्रिस्तरीय सरकार, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर हमारी सरकारें होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष व जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव। हम देख सकते हैं कि पंचायत में जो चुनाव होते हैं, आप अपने सरपंच को स्वयं से सीधे वोटर आईडी लेकर जाते हैं, आपके पास पर्ची होती है और आप चुनाव जिता देते हैं। और हम देख सकते हैं जो जिला स्तर के चुनाव होते हैं वह अप्रत्यक्ष होते हैं, वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वह इकट्ठे होते हैं और जो मेंबर्स के द्वारा वोटिंग कराई जाती है तो वह अप्रत्यक्ष है। लेकिन आपके द्वारा चुने हुए मेंबर भी वहाँ पर वोट डालने के लिए जाते हैं। जिला स्तर के जो चुनाव है उसमें हम देख सकते हैं अभी हाल ही में पार्षदों के द्वारा वोटिंग कराई जाती है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जो बात आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए हमें आगे बढ़ाना है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित करना है। तो हम देख सकते हैं आरक्षण की बात यहाँ पर की गई। यह बाध्यकारी है, यह होना ही चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको SC ST की सीटें मिल ही जाएंगी। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, यदि वह 20 का है तो वह चुनाव नहीं लड़ेगा। तीनों स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर रहे हैं या जिला की बात कर रहे हैं, सभी स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण देना है, बाध्यकारी है। पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न होने चाहिए। हालांकि कोरोना में टल गए थे, लेकिन 5 वर्ष में संपन्न होना चाहिए, आपको याद रखना है। राज्य स्तर पर चुनाव आयुक्त होना चाहिए। राज्य का जो चुनाव आयुक्त है वह ग्राम के चुनाव कंडक्ट करवाता है। जो सेंट्रल चुनाव आयुक्त होता है, केंद्र का चुनाव आयुक्त होता है, वह हम देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के जो वो होते हैं चुनाव है उनको करवाते हैं। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी वित्तीय सहायता भी बाध्यकारी है कि इनको उपलब्ध कराना है। यदि कहीं पर सड़कें निर्माण है, स्कूल है, इन सब के लिए वित्तीय जो सहायता है उनको मिलनी ही चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि इनको ना भी दें तो चलेगा, इनको सुविधाएं मुहैया करानी होगी। अब गैर बाध्यकारी प्रावधानों में आप अपने राज्य में त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, 4 स्तरीय सरकार रख सकते हैं, जिस प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्रों में
हमने तमिलनाडु का उदाहरण लिया था, पश्चिम बंगाल का उदाहरण लिया था। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय जो कि इम्प्लीमेंट वहाँ के मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर किया गया था, तो राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी। तो हम देख सकते हैं जो थोड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बातें हैं तो वह गैर बाध्यकारी में आती हैं। कर एकत्रित करने की शक्ति दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं। विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य भी ग्रामों के लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक आपके गांव में आकर कार्य करेगा, कोई सांसद आके आपके गांव में कार्य करेगा। अभी हाल ही में एक योजना चली थी कि एक गांव को आप गोद लीजिए, और हम देख सकते हैं कि जो कई नेताओं के द्वारा अपने जो ससुराल पक्ष का गांव हुआ करता था, जहां पर उनकी पत्नियां हुआ करती थी, उसको गांव गोद में ले लिया और वहां से वो भी सरपंच बन गई। तो इस प्रकार की घटनाएं यहां पर देखी जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि सभी जगह पर हौच पौच चलता रहता है, यह गैर जिम्मेदारी भरी चीज़ें हैं। 29 विषयों पर कार्य करने की जिम्मेदारी भी ग्रामों को दे दी गई कि आप चाहें तो कार्य कर सकते हैं, नहीं चाहे अगर नहीं हो पा रहा तो मत कीजिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। स्ट्रिक्ट कानून होते तो हमारे ग्रामों की व्यवस्था सुधर पाती और हमारे गांव अमीर बन पाते, शहरों जैसी सुविधाएं गांव में मुहैया कराई जाती, और इस प्रकार की सुविधाएं को प्राप्त करके आज हम विकास करते, विकसित देशों की श्रेणी में आते। ग्रामीण के जो उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग है जो कि गांधी जी का सपना हुआ करता था, हथकरघाओं को आगे बढ़ाते। खादी एवं विलेज जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर चलती है, गांव का पार्टिसिपेशन होता। आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे कई गांव पड़े हुए हैं, हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और ऐसी कई पंचायतें पड़ी हुई हैं जहाँ पर इस प्रकार के रोजगार नहीं है, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का उनको लिए रोजगार नहीं मिलता। मनरेगा में काम करते हैं, 100 दिन का रोजगार मिलता है। कई गाँव के गाँव खाली होकर दिल्ली की ओर पलायत हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह सब समस्याएं हैं। पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं को हम देखते हैं कि ग्राम सभा ग्राम के सभी मतदाताओं को एकत्रित करके, जो वोटर होते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जो भी वोटर होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है कि एक ग्राम सभा बनाई जाती है। त्रिस्तरीय सरकार, यह भी इसकी विशेषता है। ग्राम, ब्लॉक व पंचायत, ग्राम ब्लॉक व जिला लेवल पर 3 स्तरों पर यह चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों तथा चेयरमैन की नियुक्ति, यह भी पंचायत की विशेषता होती है कि इनके लिए अलग से क्या चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, राज्य स्तरीय होता है। पंचायत के 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति, पंचायत को अधिकार होता है, शक्ति होती है, वह 29 विषयों पर कार्य कर सकता है। वित्तीय व्यवस्था की, कर के माध्यम से यदि कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कर के माध्यम से वह धन एकत्रित कर लेते हैं, कहीं से ग्रांट प्राप्त हो जाता है, फंड प्राप्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अपना खर्चा चलाते हैं। वित्त आयोग की बात करें तो राज्य का जो वित्त आयोग होता है वही इनका काम संभालता है। ऑडिटर की बात करें तो जब कार्य हो जाता है उसके बाद ऑडिटर आता है और वह ऑडिट करता है। हम देख सकते हैं यदि वह ऑडिटर है, उसको कुछ पैसे ऐसे खिला दिए तो यहाँ पर भी काम खत्म हो जाता है और वह अच्छी रिपोर्ट बनाकर आगे ले जाता है। ऐसा होना चाहिए कि ऑडिटर को, जैसे कि यूएसए में मॉडल है, ऑडिटर वहाँ पर पहले कार्य करता है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। बार बार जैसे कि आप 4 लाइन जो रोड होते हैं उनकी जांचें होती हैं, उस प्रकार से ग्रामों में जांचें नहीं होती। आप सीसी जो रोड बना रहे हैं उसमें आधी धांधली कर देते हैं, जो कई लोग पैसे खा जाते हैं, कुएं वगैरह खुदवाते हैं, ऐसे स्थानों पर खुदवा देते हैं, नल वगैरह लगवाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जल की संभावना ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारा पैसा गलत खर्च कर किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधानों की बात करें तो इनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी केंद्र के समक्ष होती है। इनकी जो शक्तियाँ होती हैं, इनसे संबंधित शक्तियाँ वह राष्ट्रपति के पास होती हैं, यह बात आपको याद रखनी है। पंचायतों की अब हम आलोचना करेंगे, हालांकि आलोचना तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, अब थोड़ी सी और कर लेते हैं। वित्तीय सहायता का अभाव होने के कारण पंचायतों के पास समस्याएं होती हैं। हर एक चीज़ के पीछे बजट होता है लेकिन ग्राम पंचायतों का कोई बेसिक बजट नहीं होता। आगे देखते हैं केंद्र का वित्त आयोग, हम देख सकते हैं इसके 280 के अंतर्गत केंद्र के वित्त आयोग की बात होती है, 245 के अंतर्गत किसकी बात होती है, राज्य के वित्त आयोग की बात होती है। लेकिन जब गांव की बात आती है तो यहाँ पर कोई वित्त आयोग नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रावधान नहीं है कि किस प्रकार से ग्रामों के लिए बजट दिया जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि इनके पास खुद की स्वायत्तता होनी चाहिए, खुद से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके पास जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कोर्ट होना चाहिए, ट्राइब्यूनल होना चाहिए, इनके लिए तो कुछ नहीं है।
केंद्र व राज्यों की योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर केंद्र राज्य अपना दबदबा बनाते हैं, अपने वोटर एकत्रित करते हैं। चूँकि हम देख सकते हैं एमएलए की जो वोट डलती है उसमें गांव के लोग भी वोट डालते हैं। गांव के लोग अपना प्रधान भी चुनते हैं, अपना प्रधानमंत्री भी चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वह ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, तो वह अपनी फ़ोटो लगाकर थैले में अनाज बंटवा देता है। यहाँ पर ग्राम की कोई बात ही नहीं होती है। कहीं पर किसी भी पंचायत के प्रधान का जो है फ़ोटो लगा नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कुटी योजना, प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी योजना चल रही हैं। तो यहाँ पर प्रचार किसका हो रहा? प्रधानमंत्री का हो रहा। तो आपको जो गांव में प्रधान बैठा है वह क्या कर रहा है? तो इस प्रकार की बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। केंद्र द्वारा योजनाओं को बनाया जाना, हम देख सकते हैं कि केंद्र द्वारा ही योजनाओं को बना दिया जाता है। बात क्या होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि समस्या क्या है और उसका समाधान खोजा जाए। समस्या है, पता नहीं आपको, समाधान वहाँ से निकाल कर दे रहे हैं। पता चला कि आपने जो परमिट होते हैं गरीबी रेखा वाले परमिट, वहाँ से आपने इशू कर दिए। और यहाँ तक आते आते यह इतना भ्रष्टाचार होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वह कार्ड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको कोई अनाज की ज़रूरत ही नहीं है, वह जाकर मार्केट में बेच रहे हैं। आंगनबाड़ियों के लिए आपने ऊपर से जो दलिया दे दिया उसको पशु खा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए दिया है। तो इस प्रकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है वह नीचे से निकल कर जाना चाहिए। नीचे से एक रिपोर्ट जारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें चीज़ों की आवश्यकता है, और फिर ऊपर से आना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि केंद्र के द्वारा ही योजनाएं बना दी जाती हैं और ग्रामों में सौंप दी जाती हैं। पंचायत भवनों का अभाव, कहीं पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से पंचायत भवन बने हुए हैं। हालांकि हम देख सकते हैं नए पंचायत भवन भी बने हुए हैं, लेकिन वह एक ऑफिस की तरह कार्य नहीं करते। आप देखते होंगे कि जो ऑफिस, जो सरपंच है आपका, जो आपका मुखिया है, जेब में सील लेकर घूमता है। कहीं भी आप मिल जाते हो तो वहीं पर सील ठोक देता है, सिग्नेचर कर देता है। आपको ढूंढना पड़ता है कि भाई साहब कहाँ पर हैं। और हम देख सकते हैं कि पंचायत प्रॉपर रूप से ना खुलते हैं। हम देख सकते हैं कि जब विधानसभा की बात होती है, लोकसभा की बात होती है, तो उनके पास अपनी गार्डन होती हैं, किचन होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम पंचायत भवन की बात करें तो वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं होती है। कोई जैसे बाहर से मीटिंग वगैरह होती है तो मीटिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। भोजन व चाय की व्यवस्था नहीं होती है। आसपास हम देख सकते हैं कि कई पंचायतों भवन में मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर पशु लेटे रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि शादी विवाह के अवसरों पर भी उसको यूज कर लिया जाता है। हाल ही में आई पंचायत सीरीज में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी आपने पंचायतों के बारे में प्राप्त की। इसी तरह का ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।